सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शिक्षण अधिगम सामग्री का कैसे प्रबंधन किया जाता है, यानी कि एक शिक्षक को बहुत सारी शिक्षण अधिगम सामग्री मिलती है, जैसे कि चार्ट, ग्लोब, मानचित्र। इसके अलावा और भी बहुत सारी शिक्षण अधिगम सामग्रियां होती हैं जिनका सही से शिक्षक को प्रयोग करना होता है, सही से प्रबंधन करना होता है, उनको सुरक्षित स्थान पर रखना होता है। तो कैसे एक शिक्षक जो उसके पास शिक्षण अधिगम सामग्री है वह कैसे उनको सही जगह पर कहाँ कैसे किस तरीके से वह उनको रखता है और उनका प्रबंधन कैसे करता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा स्कूल में बच्चों को पाठ्य पुस्तकें मिलती हैं, उन पाठ्य पुस्तकों की संरचना कैसी होनी चाहिए, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। स्कूल में बच्चों को कार्य पुस्तिकाएं मिलती हैं, कार्य पुस्तिका का क्या उपयोग है, स्कूल में क्यों बच्चों को दिए जाते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। और हर विद्यालय में एक लर्निंग कॉर्नर बनाया जाता है, सीखने का कोना, उसके विषय में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी आकर के जुड़ जाएं और आपके साथ ही इस वीडियो को कंटिन्यू पढ़ें आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। जब एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो वह सोचता है कि मैं अपना बेस्ट दूं, यानी कि उसके पास जो भी ज्ञान होता है वह सोचता है कि मैं हर एक बच्चे तक अपने ज्ञान को पहुंचाऊं, हर बच्चा जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं उसको समझे। तो देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षण हेतु शिक्षक को छोटी छोटी कहानियों, गीतों तथा कविताओं का प्रयोग करना चाहिए तथा जहां तक संभव हो उसे उसकी रचना एवं स्वयं करनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खासकर भाषा, आप देखते हैं जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, क्लास 1-2 के जो बच्चे होते हैं, उनकी जो हिंदी और इंग्लिश की किताबें होती हैं उसमें आपको ढेर सारे गीत मिलेंगे, इसके अलावा कविताएं, पोयम बहुत सारे मिलेंगे। तो बच्चों को पोयम इसीलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि बच्चों को उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, छोटी छोटी कहानियां दी होती हैं जिससे उन्हें कुछ मॉरल एजुकेशन भी मिले और वे बहुत सारी चीजें सीखें। तो छोटे क्लास में बच्चों की जो किताबें होती हैं आप देखिए बहुत ही रंगीन होती हैं, यानी कि उसमें ढेर सारे कार्टून बने होते हैं और इन्हीं कार्टून के माध्यम से उन कहानियों को, गीतों को बताया जाता है और बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते भी हैं। तो जहां तक संभव हो शिक्षक को कहानियों की रचना या कविताओं की रचना स्वयं करनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि जैसे कहानियां तो किताब में मिलेंगी, जो पाठ्य पुस्तक आप पढ़ा रहे हैं कक्षा 1 के बच्चों को, 2 के बच्चों को, उसमें तो आपको कविताएं और कहानियां मिलेंगी ही, गीत भी मिलेंगे, लेकिन जहां तक हो सके आपको खुद भी कुछ कहानियां लिखने की कोशिश करनी चाहिए या कविताएं लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर यही बात कही गई, शिक्षक को भी कुछ अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। इसके बाद देखिए, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए शब्द कार्ड, वर्ड कार्ड आदि का निर्माण करना चाहिए। शब्द कार्ड, वर्ण कार्ड, यानी कि ढेर सारे कार्ड्स लेकर के हम उन पर हिंदी के अल्फाबेट लिख सकते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट लिख सकते हैं और बच्चों से एक एक कार्ड को चूज करने को कह सकते हैं कि ए कहाँ है ढूंढो, बी वाला कार्ड कहाँ है ढूंढो। तो इस तरीके से बच्चे बहुत ही मन से पढ़ते भी हैं और उन्हें इंटरेस्ट भी आता है इस तरीके से पढ़ाने पर। इसके बाद देखिए, भिन्न भिन्न विषयों के शिक्षण के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं उपयोग करना चाहिए। तो अलग अलग विषय, अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी के लिए अलग शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, अगर गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित के लिए अलग शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो भिन्न भिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए भिन्न शिक्षण सामग्री का निर्माण करना है और उसका उपयोग भी करना है कक्षा में। तो यह भी क्या हो गया, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन हो गया। इसके बाद देखिए, जहां तक हो सके वेस्ट मटेरियल से या वेस्ट सामग्री से नई शिक्षण सामग्री तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि वेस्ट पड़े हुए कागज, उनसे हम कुछ कलाकृति बना सकते हैं। इसके अलावा जो स्कूल में कहीं प्लास्टिक के डिब्बे या कुछ इस तरीके की चीजें मिलती हैं तो उनसे भी हम कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि उनसे हम गमले बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें जिसको बच्चे देख करके उत्साहित हो। और कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना हो सके कम से कम पैसों में जो शिक्षण सामग्री है वह हम बना लें। तो इस तरीके से हम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उन्हें उनके विषय को हम और भी क्या कर सकते हैं,
उनके विषय को हम उनके लिए और आसान बना सकते हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का सही तरीके से प्रयोग करना एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं लर्निंग कॉर्नर। लर्निंग कॉर्नर एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आया है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। तो लर्निंग कॉर्नर का अर्थ क्या होता है? सीखने का कोना। लर्निंग कॉर्नर से अभिप्राय एक ऐसे स्थान से है, स्कूल में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करती हो। यहाँ शिक्षण अधिगम से संबंधित सामग्री सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध तरीके से रखी होती है। लर्निंग कॉर्नर पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं तथा कहानियों आदि का संग्रह होता है। छात्र इन सामग्रियों को देखकर, छूकर तथा पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जब भी बच्चों के पास समय हो तो लर्निंग कॉर्नर में जा करके, यानी कि जो सीखने का कोना है वहां पर जा करके वे पाठ्य पुस्तकें, रोचक पाठ्य पुस्तकें पढ़ सकते हैं, अपने विषय को और अच्छा बना सकते हैं। कार्य पुस्तिकाएं भी वहां पर रखी होती हैं। कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से वह यह जांच सकते हैं कि जो शिक्षक ने पढ़ाया है क्या हम पढ़ रहे हैं सही से, या हमें वो सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसके बाद देखिए कहानियों का संग्रह होता है। कहानियां, बच्चों को कहानियां सुनने में भी बहुत इंटरेस्ट होता है, पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट होता है। तो बच्चे कहानियां सुन करके वह बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, या ये कहें कि हर कहानी में कोई ना कोई मॉरल छिपा होता है, कोई ना कोई नैतिक शिक्षा छिपी होती है। तो अगर बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो उससे भी कुछ ना कुछ वह स्कूल में सीखते हैं, और स्कूल में से ही सीख करके वह उसको अपने जीवन में भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं और कहानियों के माध्यम से बच्चे अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। अब इसके बाद देखिए शिक्षण अधिगम में लर्निंग कॉर्नर का क्या महत्व है। यानी कि शिक्षण अधिगम बच्चों के सीखने में या टीचर के सिखाने में शिक्षण, ये जो लर्निंग कॉर्नर होता है उसका क्या महत्व होता है। तो प्रत्येक विषय के कठिन प्रकरणों को आसान बनाने के लिए लर्निंग कॉर्नर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर वही पाठ्य पुस्तकें होती हैं जिनको बच्चे आसानी से समझ लेते हैं, उनको शिक्षक की भी आवश्यकता नहीं होती है। उन चीजों को समझने के लिए बहुत ही आसान भाषा में पाठ्य पुस्तकों में सारी बातें लिखी होती हैं, तो बच्चे आसानी से समझ लेते हैं, और इससे क्या होता है कि वह कठिन से कठिन चीजों को भी आसानी से सीख लेते हैं। इसके माध्यम से उत्तम शैक्षिक वातावरण निर्मित किया जा सकता है। यानी कि लर्निंग कॉर्नर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो शिक्षा का वातावरण है विद्यालय में उसको हम और बेहतर बना सकते हैं। इसके माध्यम से गणित जैसे नीरस विषय को भी रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। अभी मैंने कहा कि जो कार्य पुस्तिकाएं या जो पाठ्य पुस्तिकाएं यहाँ पर होती हैं उनमें इतनी सरल भाषा से सारी बातें लिखी होती हैं कि बच्चे खुद से समझ लेते हैं, और जो सब्जेक्ट उन्हें जिसमें इंटरेस्ट भी नहीं होता है उस विषय में भी उन्हें इंटरेस्ट आने लगता है। तो इस तरीके से लर्निंग कॉर्नर का विशेष महत्व है बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीजें जब खुद से सीख लेते हैं तो शिक्षक को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए दोनों लोगों के लिए ये क्या है, लर्निंग कॉर्नर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम देखेंगे पाठ्य पुस्तकें। बच्चों को पढ़ने के लिए जितनी भी किताबें आती हैं, चाहे बच्चों के लिए हिंदी की किताब हो, इंग्लिश की हो, मैथ की हो, ये सारी किताबें जो होती हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए प्राथमिक के बच्चों के लिए, और क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए इन पाठ्य पुस्तकों की, ताकि बच्चों के लिए पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए पाठ्य पुस्तकें यानी कि टेक्स्ट बुक्स, तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्य पुस्तकें प्रमुख हैं। शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए ही पाठ्य पुस्तकें उपयोगी हैं। पुस्तकों के माध्यम से ही अतीत का ज्ञान तथा अनुभव संचित किए जाते हैं। ये अनुभव आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि जो पुस्तकें होती हैं ये क्या होती हैं, यह आज के समय में जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली चल रही है इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, क्योंकि हर एक बच्चा, जितने बच्चे स्कूल आते हैं सबके बैग में किताबें होनी चाहिए, हर विषय की, जितने विषय उस दिन पढ़ाए जाने हैं। तो दोस्तों आज के समय में जो पाठ्य पुस्तकें हैं, किताबें हैं, उनका बहुत बहुत योगदान है शिक्षा में। और इसके अलावा जो चीजें पहले से चली आ रही हैं उनको भी हम पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं। आज से 10 साल पहले जो चीजें पहले पढ़ाई गई थी आज भी हम उन चीजों को सीख रहे हैं। वर्णमाला आज से नहीं पढ़ाई जा रही है, अल्फाबेट आज से नहीं पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें जो पहले से पढ़ाई जा रही है वही आज फिर पढ़ाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो पाठ्य पुस्तकें हैं यह
क्या हैं? ये एक तरीके से हम अनुभव इकट्ठा करते हैं और फिर जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसको भी हम क्या करते हैं, इसी ज्ञान को फिर उसको भी डिलीवर करते हैं। तो इस तरीके से कहीं न कहीं जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, यह अतीत का ज्ञान तथा अनुभव संचित किए होती हैं और ये अनुभव आने वाली पीढ़ी का फिर मार्गदर्शन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं पाठ्य पुस्तकों की। बेकन के अनुसार कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है। यह शिक्षण युक्तियों से भी परिपूर्ण होती है। यानी कि बेकन ने भी यही कहा है कि जो किताबें बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय प्राइमरी में, या सिर्फ प्राइमरी की बात हम नहीं करेंगे, जूनियर या उससे भी ऊपर की क्लासेस, सभी में जितनी किताबें आती हैं वो सभी किताबें विशेषज्ञों के माध्यम से सावधानी से बनाई जाती हैं कि जिस क्लास के लिए हम इस किताब को बना रहे हैं, अगर ये क्लास 9th के लिए बना रहे हैं या क्लास 5th के लिए बना रहे हैं, तो उस उम्र के जो भी बच्चे हैं इस कॉन्सेप्ट को वो आसानी से समझ पाएं। बच्चों की आयु को ध्यान में रख करके, उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रख करके ही किताबें बनाई जाती हैं। इसके बाद देखिए लेंज के अनुसार है पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। जो पुस्तकें स्कूल में आती हैं वो सभी प्रमाणित होती हैं। हैरो लिकर के अनुसार है पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। तो ये 3 परिभाषाएं हैं पाठ्य पुस्तकों की। अब इसके बाद पाठ्य पुस्तकों के चयन के सिद्धांत। जो भी किताबें हम स्कूल में पढ़ाते हैं उनके चयन में हमें कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होती हैं। तो देखिए, यहाँ पाठ्य पुस्तकों के चयन के सिद्धांत में भी लैंडन के अनुसार अच्छी पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, पर उसका चयन बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। इसका चयन करते समय इसके गुणों को ध्यान में रखना क्या होता है, आवश्यक होता है, या इसके गुणों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से गुण हैं, क्या इसमें रोचक तरीके से कॉन्सेप्ट को बताया गया है, क्या इसमें अच्छी प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं कहानी के या लेसन के कंप्लीट होने के बाद, क्या इसमें बच्चों को सीखने के लिए भी, खुद से करने के लिए भी कुछ चीजें दी गई हैं कि वे खुद से करके भी सीखें। तो ये सभी बातें ध्यान में रखनी होती हैं पाठ्य पुस्तकों के चयन में। इसके बाद देखिए उपयुक्त विषय सामग्री। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितने पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट आप देखिए, यानी कि सिद्धांत में उपयुक्त विषय सामग्री। तो पाठ्य पुस्तक की विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। इसकी बात अभी मैंने की है कि जो भी किताबें बच्चों को पढ़ाई जा रही है, अगर कक्षा 3 के बच्चे को वह किताब पढ़ाई जा रही है तो कक्षा 3 के सारे बच्चे उस किताब की भाषा को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके मानसिक स्तर से ऊपर की चीजें हम उनको पढ़ा रहे हैं, कक्षा 4-5 स्तर की चीजें पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों के लिए जो भी किताबें आए वह उनके मानसिक आयु को ध्यान में रख करके ही, उनकी मानसिक बुद्धि, उनकी बुद्धि को ध्यान में रख करके ही वह पढ़ाई जाए। इसके बाद देखिए पाठ्य सामग्री में नैतिकता की बातें अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे स्कूलों में अब जो नैतिक शिक्षा की किताबें हैं वह धीरे धीरे बंद हो जा रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो नैतिक चीजें हैं या नैतिक गुण हैं वो तभी आते हैं जब बच्चों को इसके बारे में शुरू से, या हम ये कहें कि बचपन से ही इस तरीके की कहानियां बच्चों को बताई जाती हैं या इस तरीके के प्रेरक प्रसंग बताए जाते हैं जिनसे उनके अंदर ईमानदारी का गुण आए, सच बोलने का गुण आए और अपने काम को ईमानदारी से सही से करने का गुण आए, और सभी लोगों के लिए उसके मन में सम्मान हो। इसके अलावा बच्चा अगर उसका फ्रेंड मुसीबत में है तो वह उसका सहयोग भी करने की कोशिश करे, या लोगों के काम में वह हाथ भी बटाए, अपने घर में या अपने आसपास। तो इस तरीके से ये सब चीजें, जो सहयोग की भावना होती है, सत्यता की भावना होती है और एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की भावना होती है, ये सभी भावनाएं या ये सभी नैतिक गुण, ये सब बच्चों को नैतिक शिक्षा की बुक से ही मिलते हैं। और जो पाठ्य सामग्री हो उसमें इस तरीके की बातों का हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिले, क्योंकि जब नया सीखने को मिलेगा तभी बच्चे अपना बेहतर योगदान दे पाएंगे शिक्षा में, और वही चल करके फिर देश के अच्छे नागरिक बनने में अपना योगदान देंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि वही बच्चे आगे चल करके देश में अच्छे नागरिक बनेंगे और देश के विकास में अपना योगदान देंगे। तो इस तरीके से पाठ्य सामग्री में नैतिकता का होना या नैतिकता की बातें होना बहुत जरूरी है। कुछ शिक्षक होते हैं स्कूलों में जो
कहानियों के माध्यम से वो अगर मैथ पढ़ा रहे हैं तो वो मैथ में भी बहुत सारी चीजें बच्चों को समझा देते हैं कि किस तरीके से जीवन में क्या-क्या कभी-कभी दिक्कतें आती हैं, या अभी तुम स्कूल लाइफ में, वैसे बहुत सारे शिक्षक होंगे, आप लोगों ने भी ऐसे शिक्षकों को देखा होगा जो कभी-कभी क्लास के बीच में ही आपको बहुत मॉरल चीजें भी बता देते हैं, लेकिन अब ऐसा बहुत कम ही स्कूलों में देखने को मिलता है। अब इसके बाद देखिए भाषा तथा शब्दावली, भाषा और शब्दावली, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो छोटे बच्चों की जो पुस्तकें होनी चाहिए वो सरल तथा सीधे ढंग से लिखी होनी चाहिए और इनकी जो शैली हो वो सरलता से जटिलता की ओर हो। तो भाषा और शब्दावली, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भाषा हो बहुत सरल हो, बहुत आसान हो और बिल्कुल सीधे ढंग से लिखी होनी चाहिए। वही भाषा प्रयोग की जाए जो बच्चों को पता हो। जैसे कि बच्चों को पानी पता है, अब बच्चों को जल या नीर नहीं पता है। अब हम लोग बड़े हो गए, हमें पता है ना कि पानी के पर्यायवाची होते हैं जल, नीर, लेकिन बच्चे को नहीं पता है ना कि पानी, उससे तो सिर्फ पानी सुना है। तो अगर हम छोटे क्लास में ही उसे जल, नीर इस तरीके की चीजें लिख करके समझाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर पानी को पानी ही लिखेंगे कि टेक्स्ट बुक में तो बच्चे को ये चीज समझ में आएगी। तो बच्चा किस उम्र में कौन सी शब्दावली बच्चों को, एवरेज सारे बच्चों को आती है, इस बात को ध्यान में रख करके ही किताबें बनाई जानी चाहिए। ठीक है, और उसकी जो भाषा हो बहुत सरल हो, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट हो वो सरल से जटिल की ओर हो। पहले आसान चीजें पढ़ाई जाएं, फिर टफ पढ़ाई जाएं। इसके बाद छपाई, छपाई के लिए काली, गहरी तथा चमकने वाली स्याही का प्रयोग होना चाहिए किताबों की छपाई के लिए। कागज किस प्रकार का प्रयोग होना चाहिए? तो पाठ्य पुस्तक का कागज मोटा तथा चिकना होना चाहिए। कागज बहुत चमकने वाला ना हो, खुरदुरा कागज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए शैली या स्टाइल, शैली में विभिन्नता होनी चाहिए जिससे छात्र की जो मानसिक गुण है उनका विकास हो सके या छात्र के मानसिक गुणों का विकास हो सके। तो शैली में विभिन्नता होनी चाहिए, जो चीजें लिखी हो वो देखने में बहुत आकर्षक हो, जो किताबें हो उसमें ढेर सारे कार्टून बने हो या वो देखने में आकर्षक लगे, जिससे बच्चे भी पढ़ने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहें। इसके बाद शैली की विशेषता के लिए सरलता, सजीवता, भाव प्रकाशन की स्पष्टता होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर फिर वही बात कही गई है कि जो शैली हो, जो भाषा लिखी हो उसकी शैली कैसी होनी चाहिए? बहुत ही सरल होनी चाहिए, सजीव होनी चाहिए और उसमें भाव भी होना चाहिए। तो इस तरीके से जो पाठ्य पुस्तक होती है इन सब गुणों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, अब हम देखेंगे कार्य पुस्तिकाओं के विषय में। तो कार्य पुस्तिकाएं क्या होती हैं? सबसे पहले आप मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि कार्य पुस्तिकाएं या जिन्हें हम वर्कशीट कहते हैं, यह बच्चों की जो किताबें होती हैं, जैसे कि कक्षा 1, 2, 3 या 4, 5 पूरे सारे क्लासेस की हम बात कर लें तो सारे क्लासेस में जो हिंदी विषय है, इंग्लिश है और गणित है, ये 3 विषयों की कार्य पुस्तिकाएं आती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया होता है? इसमें जो चैप्टर, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ाया, जैसे आप क्या करते हो, आप जब एक चैप्टर पढ़ लेते हो, आप क्या कर रहे हो, एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप उसका टेस्ट दे रहे हो ना, तो ऐसी जो कार्य पुस्तिकाएं होती हैं इनमें शिक्षक क्या करेगा? सबसे पहले किताब में एक चैप्टर दिया हुआ उस चैप्टर को पढ़ाएगा, फिर उस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को, प्रश्नोत्तर को सॉल्व कराएगा, जो कठिन चीजें हैं उनको लिखवाएगा। जितनी भी चीजें हैं शिक्षक ने कर ली। अब वही सेम चैप्टर उस कार्य पुस्तिका में दिया होता है, लेकिन कार्य पुस्तिका में केवल उस चैप्टर के सवाल दिए होते हैं। अगर मैं गणित की बात करूं तो गणित में उस चैप्टर के सारे सवाल दिए होते हैं कि आपने पूरा पढ़ लिया है, शिक्षक ने आपको पूरा पढ़ा दिया है, अब इस कार्य पुस्तिका को आप खुद भरिए। तो बच्चे, जब एक बार शिक्षक ने चैप्टर को पढ़ाया है, बच्चों ने उसके भी सवाल लगाए हैं, अब जब बच्चे कार्य पुस्तिका को हल करने के लिए आते हैं तो कार्य पुस्तिका को वो अपने मन से हल करते हैं। तो इस तरीके से बच्चे ये जांच पाते हैं कि कार्य पुस्तिका में उन्हें कितने सवाल आ रहे हैं और क्या उन्होंने चैप्टर को सही से पढ़ लिया। जब सही से पढ़े होंगे, जब शिक्षक ने पढ़ाया था, तभी वे कार्य पुस्तिका के सवालों को हल कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो कार्य पुस्तिका होती है, यह एक तरीके से बच्चे जांचते हैं कि वो कितना बेहतर कर पा रहे हैं अपने सब्जेक्ट में। तो कार्य पुस्तिका एक तरीके से इसे हम अभ्यास पुस्तिका भी कह सकते हैं। इसमें हर एक चैप्टर से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, ढेर सारी पहेलियां बनी होती हैं, उसमें भी कार्टून होते हैं ताकि बच्चे एक्साइटेड रहें देख करके।
तो इस तरीके से कार्य पुस्तिकाएं अगर देखा जाए तो इन्हें हम अभ्यास पुस्तिकाएं भी कह सकते हैं। और कार्य पुस्तिकाएं भाषा और गणित के लिए होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। भाषा का मतलब हिंदी, इंग्लिश और गणित। तो देखिए यहाँ पर आरंभिक स्तर से ही बच्चों में लिखने पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने का स्व अधिगम कल्पना शक्ति के विकास के अनुभव उनकी संप्राप्ति में स्थायित्व के लिए प्राथमिक कक्षा में भाषा एवं गणित विषयों की अलग अलग कार्य पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं। कार्य पुस्तिका में छात्रों को करने के लिए विभिन्न कार्य दिए गए हैं जिन्हें छात्रों को हल करना होता है। अभी मैंने आपको बताया कि कार्य पुस्तिका में करने के लिए ढेर सारे काम होते हैं। बच्चे को चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे गणित हो, सबके क्वेश्चन वो आसानी से लगा सकते हैं। जो चैप्टर शिक्षक ने पढ़ाया उसको बच्चे खुद लगाएं और फिर लगा करके ले जाके शिक्षक से उसे चेक कराएं। तो कार्य पुस्तिकाएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आज के समय में। प्राइमरी स्कूलों में भी आपको पता है कि मिल रही हैं कार्य पुस्तिकाएं। अब इसके बाद कार्य पुस्तिका का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये स्कूलों में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो कार्य पुस्तिकाएं व्यवहारिक उपयोग के लिए तैयार की जाती हैं, यानी कि एक बार शिक्षक ने चैप्टर को पढ़ाया, चैप्टर के सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाया, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद अब ये बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि वह भी अब देखे, अपने ज्ञान का परख करे कि उसने कितना सीखा है, फिर वह उन सवालों को लगा करके शिक्षक के पास लेकर के जाए कार्य पुस्तिका को चेक कराने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने जिस चैप्टर को सीखा है उसको वह व्यवहार में भी अपने प्रयोग कर रहा है, खुद से उनको लगा करके सीख रहा है। इसके बाद बच्चों को विषय सामग्री का अधिक से अधिक अभ्यास कराना चाहिए। विषय सामग्री का अधिक से अधिक अभ्यास, यानी कि यहाँ पर वही बात कही गई है कि जब हमने जितने चैप्टर बच्चों को पढ़ाए हैं उतने चैप्टर से अगर कहीं से भी कोई सवाल बच्चे से पूछ लिया जाए तो वो आसानी से बता ले जाए। और ऐसा तभी होगा जब बच्चे ने कार्य पुस्तिका को अच्छे से सॉल्व किया होगा अपने मन से। इसके बाद देखिए छात्रों के ज्ञान में वृद्धि तथा उन्हें दक्षता और कौशल प्रदान करने के लिए, तो ज्ञान में वृद्धि तो निश्चित रूप से होगी क्योंकि एक बार शिक्षक ने पढ़ाया, फिर शिक्षक ने सवालों को सॉल्व करवाया, फिर बच्चा अपने आप से खुद कार्य पुस्तिका में उन सवालों को सॉल्व कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के ज्ञान में तो वृद्धि होनी ही है। ज्ञान, दक्षता और कौशल तीनों में वृद्धि होनी है। तो इस तरीके से ये कार्य पुस्तिका के प्रमुख उद्देश्य थे, आपने देखा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों नोट्स बनाते हुए चलिए, नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं जा करके। फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है बिल्कुल, आप जा करके दे सकते हैं और अपने ज्ञान की जांच कर सकते हैं। बहुत सारे प्रशिक्षु दे भी चुके हैं, आप लोग भी दीजिए और आप लोग भी बताइए कि आपका टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है। दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ ही नहीं मिलेगी वहां पर, बल्कि आपको सभी वीडियोस भी मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। और वीडियोस में कोई ऐड यानी कि कोई प्रचार नहीं आएगा जिस तरीके से यूट्यूब पर प्रचार आता है। इसके अलावा आपको सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे। सभी विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज सब सॉल्व करवाएंगे हम और आपको सभी की पीडीएफ भी देंगे। तो जो भी प्रशिक्षु ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं वो लोग प्लीज टेस्ट सीरीज को जरूर सॉल्व करें। और आपके लिए हम और भी बहुत सारी सुविधाएं लाने वाले हैं ऐप में, जिससे आपके 4th सेमेस्टर की जो तैयारी है वो अच्छी से अच्छी हो पाए और आप अपना बेस्ट दे करके आए एग्जाम में। तो यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं 4th सेमेस्टर के, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में 4th सेमेस्टर के सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप लोग ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान बगल में होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।